हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक है ये पहले फंडामेंटल राइट जो है उसमें इंक्लूड हुआ था, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ प्रॉब्लम आने के बाद उसको रिपील कर दिया गया। फिर इसको ये जो राइट है इसको राइट टू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसके अंदर आता है आर्टिकल 31, 31A, 31B, 31C। ये बहुत बार अमेंडमेंट होकर इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए इसके बारे में आज बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। आर्टिकल 31 जो है ये 1 मिनट। यस, आर्टिकल 31 जो है ये कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से जानते हैं। इसको रिपील किया गया था 1978 में, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो आया वो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को आर्टिकल को रिपील कर दिया गया। तो इसको रिपील करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोलते हैं। और अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। तो इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। इसको ओरिजिनली तो राइट टू प्रॉपर्टी कहते थे, फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता था अंडर आर्टिकल 19 एंड 31। ठीक है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 19 में किसके अंडर में आता था? आर्टिकल 19 1F में ये जो प्रॉपर्टी है इसका एक फ्रीडम आता था। ये गारंटी देता था सिटीजन्स को कि वो एक्वायर कर सकते थे, होल्ड कर सकते हैं या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को अपने खुद का प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकते हैं। एक्वायर करेंगे, होल्ड करेंगे या फिर डिस्पोज करेंगे, ये एक सिटीजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर हर एक राइट होता है। आर्टिकल 31 वैसे ये कहता है कि कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वे कोई भी पर्सन को जो अपने खुद के जो प्रॉपर्टी होते हैं, अपने प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ ए प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर एक अथॉरिटी के कंसेंट के बिना कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वे एक पर्सन की अपने प्रॉपर्टी से डिप्राइव करेंगे या फिर उसको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है। तो ये आर्टिकल 31 गारंटी देता था। लेकिन आर्टिकल 31 क्लॉज 2 में स्टेट की पावर, एक लैंड एक्वायर करने की जो स्टेट की पावर है इसके ऊपर लिमिटेशंस लगती है। ये कहता है कि अगर कोई भी कंपलसरी एक्विजिशन करता है स्टेट या फिर लैंड रिक्विजिशनिंग करता है तो उसको पब्लिक पर्पस के लिए करना होगा। अपने प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं, वो नहीं कर सकता। वो पब्लिक पर्पजेस के फुलफिल करने के लिए कंपलसरी एक्विजिशन कर सकता है। और सेकेंड लिमिटेशन ये है, द लॉ एनेक्टेड इन दैट बिहेव शुड प्रोवाइड फॉर कंपेंसेशन। जो भी लैंड एक्विजिशन होगा उसके लिए प्रॉपर कंपेंसेशन भी उसके हिसाब से, लैंड के हिसाब से प्रॉपर कंपेंसेशन देना पड़ेगा स्टेट को। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये जो आर्टिकल हुआ था, ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट होने के बाद आर्टिकल 31 को 31A इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ लिटिगेशंस स्टार्ट हो गई सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच। वो लिटिगेशंस क्या थी? कुछ ये था कि लॉज एनेक्टेड बाय गवर्नमेंट रिलेशन टू लैंड रिफॉर्म मेजर्स टू प्रोवाइड हाउसिंग टू द पीपल इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जो लोग थे, कुछ लैंड रिफॉर्म्स लाना जरूरी था। और लैंड रिफॉर्म्स इसलिए लाना जरूरी था कि जो भी अर्बन में पीपल रह रहे थे उनको कुछ हाउसिंग प्रोवाइड करना जरूरी हो गया था। तो उसी के वहाँ पे कुछ लिटिगेशन स्टार्ट हो गई। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट ये हो गया रेगुलेशंस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। प्राइवेट एंटरप्राइजेस बहुत सारे थे जो कि ब्रिटिश रेगुलेशन से चल रहे थे। उनको मैनेजमेंट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा, जो कि कुछ लिटिगेशंस क्रिएट हो गए गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच। और कुछ ऐसा हुआ कि कमर्शियल अंडरटेकिंग्स जो भी थे उनको नेशनलाइजेशन करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्या हुआ।
तो क्या हुआ उसके बाद ये जो आर्टिकल 31 है इसकी स्कोप को मतलब इसकी स्कोप को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बार इसको अमेंडमेंट किया गया था, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, फोर्थ अमेंडमेंट में इसको लाया गया, 7th, 25th, 39th, 40th, 42nd, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके इस आर्टिकल 31 को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करवाने की कोशिश किया गया। लेकिन क्या हुआ, जितने बार भी मॉडिफाइड हो रहा था उतने बार भी देख रहे थे कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक ये कर रहा था इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, कुछ ना कुछ लैक रह जा रहा था। तो फाइनली क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आई थी उसमें एंटायर आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया और आर्टिकल 19(1)(f) को भी रिपील कर दिया गया और उसके साथ इंसर्ट कर दिया गया आर्टिकल 300(a). समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अब चलिए जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300(a). 300(a) में राइट टू आर्टिकल, अब आर्टिकल 31 कुछ नहीं है, आर्टिकल 31 की जगह 31(a)(b)(c) है, पर्टिकुलरली 31 कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 300(a) क्या है। तो आर्टिकल 300(a) क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट के पास एक स्टेट कोई भी पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं होगा अपने प्रॉपर्टी से जो कि अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा सेव किया गया हो, और कोई भी स्टेट ये डिप्राइव नहीं कर सकता कोई भी पर्सन को अपने प्रॉपर्टी को एंजॉय करने से। ठीक है, दिस मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर, प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट नहीं है एक प्रॉपर्टी। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो कि इसके रिगार्डिंग उसको कुछ तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो डिप्राइव हो रही है, वो नॉट बी कॉम्पिटेंट, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता अंडर आर्टिकल 32 फॉर एनी वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 300(a). 300(a) की वायोलेशन अगर होती है कोई भी पर्सन के लिए तो वो उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। ठीक है, ये एक बात कहती है। और सेकेंड बात ये कहती है ए लॉ विल बी, एक लॉ नेसेसरी होना चाहिए टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर एक पर्सन अपने प्रॉपर्टी से डिप्राइव हो रहा है तो उसके लिए कुछ नेसेसरी लॉ भी होना चाहिए। वन कैन नॉट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ हिज राइट इज वायोलेटेड। ठीक है, ये बात हमने ऊपर जो पॉइंट था उसमें भी सेम पॉइंट था। फर्दर इट प्रोटेक्ट्स, ये एक इंडिविजुअल को आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव वाला जो एक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर आर्बिटरीली, इससे वो प्रोटेक्ट देता है। ये जो आर्टिकल 300 है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन उसके ऊपर उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसकी प्रॉपर्टी में, तो ही ये प्रोटेक्शन देगी। लेकिन अगर कुछ लेजिस्लेटिव एक्शन हो रहा है, जुडिशियली एक्शन हो रहा है, तो ये आर्टिकल ना उसको प्रोटेक्ट नहीं दे पाएगी। तो ये बात इसमें भी कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि अगर स्टेट कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, एक्विजिशन करती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड नहीं है कि कंपेंसेशन उसको दिया जाए। ठीक है, ये बात 300(a) में कहा गया था। नेक्स्ट चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनली, आर्टिकल 31 जो अमेंडमेंट हुआ था डिफरेंट टाइम में, तो क्या क्या उसमें प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था इसमें आर्टिकल 31 एंड 31(b) को 31(a) 31(b) को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंक्लूड किया गया था। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट एक आई थी जो कि 31(a) को उसके स्कोप को एक्सटेंडेड किया गया था। उसमें जो प्रॉपर्टी को डिप्रीविएशन के बारे में कुछ मोर कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया था, जो कि आर्टिकल 14, 19 एंड 31 वायलेट होने पर वो इम्यून देती है। फिर 7th अमेंडमेंट आता था जो कि स्टेट डेफिनेशन, प्रॉपर्टी के डेफिनेशन को वो इलाबोरेट कर रही थी इन आर्टिकल 31(a). उसके बाद 25th अमेंडमेंट आई थी जो कि आर्टिकल 31 को अमेंडमेंट करके टोटली एक 31(c) को इंट्रोड्यूस किया था।
ठीक है। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई, जो कि आर्टिकल 31C को आर्टिकल 31C पर्टिकुलरली एक ऐसा आर्टिकल था जो कि डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। बाकी जो 31A एंड 31B वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हुए 31C ओनली डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई वो ऑल डीपीएसपी के जो ऑल डीपीएसपी ओवर आर्टिकल 14, 19 एंड 31 इसके ऊपर ये कुछ डीपीएसपी के 2-3 सेक्शन के बारे में बात कर रहा था, ये वाला 25th अमेंडमेंट में जो आया था। लेकिन जो 42nd में था वो जितने सारे डीपीएसपी है उसके अंदर आ गए थे। तो डिटेल्स हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जानते हैं आगे। अब देखते हैं आर्टिकल 31 क्या है। आर्टिकल 31 जो था इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। क्या हुआ था प्री इंडिपेंडेंस में, जब देश स्वाधीन होने से पहले की सिचुएशन ये थी कि ब्रिटिशर्स में जमींदारी सिस्टम चला रहे थे, जो कंट्री में जमींदारी सिस्टम प्रिवेलेंट था। तो उसी समय जमींदारी जो लोग होते हैं वो बहुत ही वेल्दी होते थे। वो पीजेंट से कलेक्ट करके पैसा ब्रिटिशर को देते थे। तो जितने सारे एकड़ जमी होता था उनसे जो लोग जितने ज़्यादा कलेक्ट कर रहे थे उनको उनकी वेल्थ से उतना ज़्यादा हो रहा था, उनको कंपेंसेशन उतना ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। तो उसी तरह से वो बहुत वेल्दी हो रहे जा रहे थे, और उसके साथ जो उनके लैंड होल्डिंग्स भी बढ़ती जा रही थी, और उसके साथ साथ जो पीजेंट्स थे, जो लोग थे जिनसे वो कलेक्ट कर रहे थे पैसा, वो धीरे धीरे गरीब की ओर बढ़ते जा रहे थे, बहुत ही गरीब हो रहे थे। तो सिचुएशन बहुत डिटेरियोरेट हो रहा था। तो तब जब इंडिपेंडेंस हो गया हमारा कंट्री, इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पावर में आ गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को अबोलिश कर दिया। तो तो उनके दिमाग में ये था, तो जमींदारी सिस्टम अगर अबोलिश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पुअर पीपुल जो है उनके कुछ सिचुएशन से उधर जाएंगे। लेकिन कुछ चेंजेस होने के साथ साथ, लैंड रिफॉर्म्स होने के साथ साथ कुछ डिलेमा भी आ गया। तो क्या था, एक बहुत बड़ी डिलेमा था कंपेंसेशन। जो लोगों से वो जमीन ले रहे थे लैंड रिफॉर्म के साथ, जो वो जमींदारी सिस्टम से जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे लैंड होल्डिंग्स थे, उनसे जो लैंड ले रहे थे वो गवर्नमेंट, उसके हिसाब से वो कंपेंसेशन ठीक से नहीं दे पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आर्बिटरीनेस चल रही थी तब कंपेंसेशन देने के लिए। इसीलिए तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पे आर्टिकल 31A को इंट्रोड्यूस किया इसी कंपेंसेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने आर्टिकल 31 में 5 कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। तो वो जो 5 कैटेगरीज इसमें इंक्लूड किया गया, ये पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्री लैंड, या फिर कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, ये सब करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। जिस जो जो लॉ, जो रिफॉर्म एक्चुअली अगर आर्टिकल 14 और 19 के तहत अगर वायोलेट होती है तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑन द ग्राउंड की ये जो रिफॉर्म्स बना गया है, इसको फंडामेंटल राइट के हनन हो रहे हैं, इसको लेकर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या क्या रिफॉर्म्स थी, तो पहली रिफॉर्म्स थी एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। अगर स्टेट कुछ एक्विजिशन करती है या फिर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ राइट्स वो लेती है, तो उसके फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या फिर कुछ बिजनेस पर्पजेस के लिए, कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए उस रिगार्डिंग वो कुछ रिफॉर्म्स आए। तो पहला ये था रिफॉर्म। तो सेकेंड था टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ बड़े बड़े प्रॉपर्टी जो है उसको अगर माल मैनेजमेंट हो रही है, ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो रही है, तो उसको ठीक से मैनेजमेंट करने के लिए स्टेट उसको प्रॉपर्टी ले रही थी अपने हाथ में। तो थर्ड पॉइंट ये था कुछ कॉरपोरेशंस, जब देश स्वाधीन हो रहा था तो वहाँ बहुत सारे कॉरपोरेशन नहीं थे, जबकि अब हालांकि अभी इतने सारे कॉरपोरेशन है
इंडस्ट्री है, तब चुने-हुने थोड़े-थोड़े कुछ थे, इतने सारे ज़्यादा नहीं थे। तो बहुत सारे कॉर्पोरेशंस को मैनेजमेंट करने के लिए ठीक से उसको अगर अमलगमेशन मतलब क्या हुआ कि उनको मिलाकर गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती हो तो वो कर सकती है। फिर फोर्थ ये था एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस के जो जितने सारे डायरेक्टर्स थे या फिर शेयर होल्डर्स थे, उनसे भी कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना होता था तो वो स्टेट कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज, जितने सारे माइनिंग चीज़ें होती थी वो तो ब्रिटिशर्स बहुत सारे माइनिंग लीज भी जमींदार्स को दिए रखे थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस को दिए रखे थे और वहाँ पे बहुत माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी। तो उन सभी को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को ये सब रिफॉर्म्स लाना पड़ा। ये जो रिफॉर्म आई थी आर्टिकल 31 के तहत, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आई, वो पर्टिकुलरली थी एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब के ऊपर लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किया जा रहा था। तो उसके इसीलिए वो अमेंडमेंट आई थी। पर्टिकुलरली उसका और एक भी आइडिया था, जो कि है प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो नेशनलाइज करना चाहती थी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए भी ये रिफॉर्म आई थी। फिर और एक बात इसमें ये कहा गया था कि बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट लॉ बनाती है। लेकिन इस आर्टिकल के ये जो आर्टिकल है, ये तब तक आपको इम्यूनाइज नहीं करेगी जब तक एक अगर आप वायलेट होता है एक लॉ, तब तक वो इम्यूनाइज नहीं कर सकती जब तक वो प्रेसिडेंट से असेंट कंसिडरेशन के लिए ना गया हो या फिर असेंट नहीं लिया हो प्रेसिडेंट से, ये आर्टिकल भी कहता है। और एक बात इसमें ये प्रोविज़न है कि इसमें कंपेंसेशन देने की बात भी करा गया था। किस तरह की कंपेंसेशन? अगर एक स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पर्सनल लैंड होल्डिंग्स किसी से लेना चाहती है और वो लैंड होल्डिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन अगर लेना चाहती है, अगर वो बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट, सीलिंग लिमिट से नीचे है, तो गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली उसको मार्केट वैल्यू के बेसिस पर ही उस पर्सन को कंपेंसेशन देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन को कंपेंसेशन देना होगा। ठीक है, ये बात भी प्रोविजंस आई थी इसमें। अब हम देखेंगे आर्टिकल 31B। 31B कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशन को वैलिड करता है। ये किस तरह से वैलिड करता है? ये कहता है कि कोई भी लॉ जो कि 9th शेड्यूल में डाला गया हो, ठीक है, कोई भी अगर लॉ होता है जो कि 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया हो, उसको आप इनवैलिड नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेशन ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर लॉ या फिर एक्ट या फिर रेगुलेशन होता है जो कि 9th शेड्यूल में प्रेजेंट होता है, इंक्लूड हो गया है, उसको आप ये कह के इनवैलिड नहीं कर सकते कि ये वो राइट आर्टिकल 14 और 9 को हनन करता है या फिर आर्टिकल 14 और 9 को मानता नहीं है। इस वजह से आप उसको इनवैलिड नहीं कर सकते। तो वो जुडिशियल रिव्यू पे भी इम्यून होता है। मतलब 9th शेड्यूल में अगर कोई भी लॉ घुस जाता है तो जुडिशियल रिव्यू वो नहीं हो सकता। वो प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 31B। इसका ये जो आर्टिकल 31B आ गया, ये एक बहुत ही बड़ी मुद्दा बन गई, क्योंकि देखिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, बहुत ही मतलब उसके पास बहुत सारे पावर होता है। ऐसे कैसे आप कोई भी मुद्दे को लाकर 9th शेड्यूल में डाल दो और उसके बाद ये बोलो कि वो जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते। तो कोई भी कुछ भी डाल सकता है ना वहाँ पे, कोई भी मनमानी कर सकता है। तो बहुत ही एक ख़राब तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में जाके। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई इस रिगार्डिंग। तो कंट्रोवर्सी क्या थी? इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानते हैं। 9th शेड्यूल एक्चुअली किस वजह से बना गया था? 9th शेड्यूल क्रिएटेड हुआ था 1951 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन करके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उनको बनाए थे। ये किस लिए बनाया गया था? कुछ लैंड रिफॉर्म्स को लाने के लिए, क्योंकि हमारे जब प्री इंडिपेंडेंस एरा में चल रही थी
तब ना जमींदारी सिस्टम प्रिवेलेंट थी। और आपको लोगों को तो पता है, मैं पिछले स्लाइड में बताई थी आप लोगों को जमींदारी सिस्टम में किस तरह की सिचुएशन प्रिवेलेंट थी। तो उन सब सिचुएशन को अबॉलिश करने के लिए उनसे पूरा जो सोसाइटी है उनके लाइफ में कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 9th शेड्यूल को इसमें इंक्लूड किया गया। इसी पर्पज से इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन इसका बहुत मिसयूज होने लगा धीरे धीरे करके। इसीलिए तो इसी वजह से कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे मिसयूज अगर एक चीज़ की हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, जुडिशियल रिव्यूज़ करनी होगी। तो इसीलिए एक केस आई थी, आयर कोयलो केस, जो कि 2007 में आई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 9th शेड्यूल है, आफ्टर अप्रैल 24, 1973, ये जो डेट है ये एक लैंडमार्क डेट है। इसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये जो केस है ये केशवानंद भारती वर्डिक्ट है। केशवानंद भारती वर्डिक्ट एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पॉलिटी में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इस वर्डिक्ट में बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारे प्रोविजंस ऐड धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम ऐड होते गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पहले नहीं थे। ठीक है, उसमें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर भी ऐड होते गए। तो बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट इसलिए इसको बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अप्रैल 24, 1973 के बाद जो भी लॉज आएंगे, जो लॉ फंडामेंटल राइट को हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, 19 हो गया, 20, 21 हो गया, ये सब आर्टिकल को और ये सब फंडामेंटल राइट्स को हनन करते हैं। आपको अगर वो 9th शेड्यूल में भी है, फिर भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एक इंसान चाहे अगर वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगी आर्टिकल 31B में। अब देखते हैं आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C ये कहता है सेविंग अप लॉज गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये एक एकलौता आर्टिकल था जो कि 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। ये डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा था। हालांकि जो पिछले वाले आर्टिकल्स थे 31A एंड 31B, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में बात हो रही थी। तो ये जो 31C है ये 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चली आ रही थी। तो ये जो आर्टिकल है ये प्रोटेक्ट कर रहा था उन सभी लॉज को जो डीपीएसपी में आर्टिकल 39B एंड 39C के अंदर बनी है। अगर इसका मतलब ये है, ये डीपीएसपी में कितने सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से 51 तक लेकर जो 39B 39C के अंदर जो भी लॉज बनेंगे, अगर वो इन्फ्रिंज करते हैं या फिर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को मानते नहीं है, तो उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड की वो वायोलेट कर रहे हैं आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को। ठीक है, उन सभी लॉज को ये 31C प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये आर्टिकल 31C का 2 पार्ट था। देखिए, पिछले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आर्टिकल 39B एंड 39C है क्या। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। 39B ये कहता है कि हमारे एक स्टेट को उस तरह से पॉलिसी बनाना चाहिए जिस तरह की पॉलिसी, अगर कम्युनिटी के पास कुछ रिसोर्सेस है तो सबके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसको वो ओन कर सके और कंट्रोल कर सके। रिसोर्सेस हो गया या फिर कम्युनिटी की वेल्थ हो गया, तो सबके पास समान अधिकार होना चाहिए। इस तरह की बात बोलता है 39B। एंड 39C कहता है कि कम्युनिटी में जितने सारे लोग होते हैं उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की। ये इतने सारे बात कहता है आर्टिकल 39B 39C। तो 31C का जो 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट ये कहा कि जो मैंने पहले आपको बताई थी वो बात कह रहा था, आर्टिकल 39B एंड C के अंदर जो भी लॉज बनता है, अगर वो इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19,
तो भी आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ऑन द ग्राउंड की ये फंडामेंटल राइट को हनन कर रहे हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। 31 सी का जो सेकेंड पार्ट है वो ये कह रहा था कि अगर डीपीएसपी में ऐसा कुछ लॉ है जो कि आर्टिकल 39 एंड बी एंड 39 सी के अंदर बन रहा है, आप उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक से वो काम कर रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते या फिर जुडिशियल रिव्यू में नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गई, बहुत ही एक इसके ऊपर डिबेट होने वाली है, डिबेट होना चाहिए था। क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा लॉज बनता है जिसके ऊपर अगर जुडिशली रिव्यूज नहीं होती है, उसका मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट ऐसी चाहती है कि वो कुछ लॉज बना दे और वो सुपीरियर हो जाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई भी कार्रवाई ना करे। तो पार्लियामेंट अपने आप को सुपीरियर मानना चाहता है। ऐसा कैसे, अगर आपके दिल में अगर जुडिशियली रिव्यू कुछ लॉज को नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब उस लॉज में कुछ ना कुछ खोट है, आपके मन में कुछ ना कुछ खोट है, आपका डर है कि ऐसा कुछ पब्लिक में सामने ना आ जाए, डिबेट उसके ऊपर ना हो। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये सोशल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर में एक हिंड्रेंस बनती है ना, इस तरह की बातें। तो इसके लिए क्या हुआ, जो केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सेकेंड पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। हो गया। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस जो आर्टिकल 31 सी है उसको, इसके स्कोप को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड मतलब क्या, उससे पहले 25th अमेंडमेंट में ओनली 39 बी एंड 39 सी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑल डीपीएस के बारे में बात हो गया कि डीपीएसपी में जितने सारे आर्टिकल है उसके अंदर अगर कोई भी लॉ बनता है तो उसको इम्यूनिटी देता है ये 31 सी। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑल डीपीएसपी में जितने सारे आर्टिकल्स है उसके अंदर अगर कोई भी लॉ बनता है और वो लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स 14 या फिर 19 को हनन करता है, तो भी आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब इस तरह की एक लॉ बनना सोशली डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस तो बन ही रही थी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम हो गया होगा, मतलब ये किस तरह की एक लॉज आ गया होगा। तो इससे चलते जो मिनर्वा मिल केस थी 1980 में, उसमें ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आई उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और ये स्ट्रक डाउन होने का मतलब ये था कि एक बैलेंस मेंटेन किया जाए डायटी प्रिंसिपल के और फंडामेंटल राइट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन अबाउट आर्टिकल 31, 31A, 31B एंड 31C। और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैं समझा पाई हूँ। अगर कुछ डाउट है आप लोगों को मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगे, तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे इस तरह से नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज। जय हिंद।